everyone, welcome to EduTap and welcome to today's session. So in this session, as you can see, we are going to discuss some important topics. क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में रहने चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होंगे उन टॉपिक्स के, एंड सम इंपॉर्टेंट टिप्स विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन और इन योर एग्जाम. ठीक है. सो नबार्ड ग्रेड ए के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे. जस्ट बिकॉज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि अभी आप ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस पे टाइम नहीं देना चाहते, आप बेसिक्स से नहीं पढ़ना चाहते किसी चैप्टर को, राइट. सो ये वीडियो आपके लिए रहेगी कि उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बेसिक नहीं पढ़ना, फंडामेंटल अगर आपको नहीं देखना है, मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जो इजीली पॉइंट्स गेट कर ले लेते हैं, मतलब ठीक है, जिसको समझने में टाइम कम लगता है. सो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे फिर उन क्वेश्चंस की, देन आप वहाँ पे वो क्वेश्चन आपके लिए आपको टाइम कम लेंगे, फिर क्वेश्चन डुएबल हो जाएंगे आपके लिए. ओके, सो दिस वीडियो विल बी फॉर यू. चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन. So first starting the session we will analyze some topics over the years. तो आपके जितने भी questions आए हैं 2022, 2021 and 2020 में. So first you can see जो आपका puzzle and seating arrangement के दो चैप्टर हैं. वैसे तो एक ही तरीके से हम इनको दोनों को ही puzzle बोल देते हैं, नहीं तो आपका ये पूरा दो टॉपिक्स का सेक्शन है, वो ही पूरा आपका कितना कवर कर रहा है यहाँ पे. एक तो ये हर साल आ रहा है, राइट, एंड 60 to 70% हो सकता है, कई बार देखिए उससे भी ज्यादा आपके हिसाब से ये कवर कर रहा है. ओनली व्हाई? बिकॉज ओनली 20 क्वेश्चंस आर देयर और उसमें से 40 क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. तो बिल्कुल मिस नहीं करना कि जस्ट बिकॉज पजल डिफिकल्ट होती है, सीटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट होता है, एग्जामिनर आपको एक न एक ऐसा पजल वहां पे जरूर देगा जो आपके लिए डुएबल हो पाएगा, राइट. ऐसा जरूर होगा कि कोई जो पजल होगी कोई फंसाने लायक होगी जिसमें आप टाइम वेस्ट करोगे. तो आपको क्या करना है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पजल टाइम वेस्ट है मेरा या फिर मैं इसको इतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता. तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए इस सेक्शन में. ये वाला सेक्शन आपसे थोड़ा सा टाइम मांगेगा पूरे रीजनिंग में, बाकी चैप्टर्स आपके इजीली हो पाएंगे. ओके, नेक्स्ट विल बी सिलॉजिज्म. आप देखोगे आपके हर साल आ रहा है और 2 to 3 क्वेश्चंस में आ रहा है और ये क्वेश्चन भी इजी ही होंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होते हैं इसमें. जैसे आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का देखो, ये भी आपका बहुत हाई लेवल नहीं होता है, ठीक है. लेवल आपका मॉडरेट के आसपास ही होगा अगर वो आपको लग रहा है मॉडरेट है. ये आपके भी डिपेंड करता है, कई होते हैं कि जिनको पजल्स इजी लगती हैं, कई होते हैं जिनको मॉडरेट लगती है इजी पजल भी. ओके, तो यही होगा, ज्यादा हाई आपका नहीं होगा, ठीक है. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो जरूरी है करनी, स्किप नहीं करना है इस टॉपिक को, राइट. नेक्स्ट विल बी इनइक्वालिटी. आपके हर साल इनइक्वालिटी आ रहा है, ठीक है. तो ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर एंड ये वाला चैप्टर, ये रहेंगे आपके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की, ठीक है, अभी आपने प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, तो सबसे पहले इन चारों टॉपिक को उठाइए, इसको कवर करिए 100% तरीके से कि अगर ये एग्जाम में आ रहा है तो हम इसको एटलीस्ट 8 to 7 क्वेश्चंस आप वहां पे पॉजिटिव मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है. क्योंकि आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है ओनली, यहाँ पे मार्क्स तो आपके ऐड नहीं होने हैं. तो इतना करना है कि आप कॉन्फिडेंटली रह पाओ कि हाँ भाई ये सेक्शन तो मेरा पार है ना. चलिए, सो ये आप ये कर लोगे. ऐसा नहीं कि बाकी जो चैप्टर्स हैं आगे वो हम आप इग्नोर करने वाले हैं. आप इनको करिए पहले, ये 4 चैप्टर आप कवर करिए, उसके बाद आप क्या करिए, डायरेक्शन डिस्टेंस पे जाइए. इजी चैप्टर है, एक दिन में आपका 1 and 2 आवर में 1 आवर में भी आप इसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं इसके क्वेश्चन. अभी तक आपने ये सब कर लिया होगा तो डायरेक्शन डिस्टेंस आपको इजी लगेगा. नेक्स्ट, रैंकिंग इन ऑर्डर. अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, रैंकिंग इन ऑर्डर पे भी आपके अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके कंपैरिजन बेस्ड होते हैं, ठीक है. तो इससे आ सकते हैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, इस एक पर्टिकुलर कंपैरिजन पजल्स एक तरीके से आप बोल सकते हो, इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन से आ सकते हैं. मीनिंग अगर आपने पजल सॉल्व करी है तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ओके,
तो यहाँ पे चिंता करने की बात तो है नहीं। बाकी फिर रहा ब्लड रिलेशन, ये भी एक तरीके से इतना आपने कर लिया है तो ब्लड रिलेशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। ओके, क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड आपके, वो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रैक्टिस दीज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन डायरेक्शन, डिस्टेंस, रैंकिंग एंड फिर ब्लड रिलेशन। ओके, अगर हम यहीं पे एक और चैप्टर की बात कर लीजिए, मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिक कोडिंग डिकोडिंग, हाई लेवल लॉजिकल कोडिंग तो नहीं आएगी आपके एग्जाम में। अगर आती भी है तो वो आपका टाइम टेकिंग होगा। तो आपने क्या करना है, वहां पे आपका एक कोडिंग डिकोडिंग का एक पर्टिकुलर टाइप आता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। वो आपके लिए बहुत ही इजीएस्ट कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है, वहां पे आप उसको इजीली कर सकते हो। ओके, ये अगर आता है तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक आता है। जैसे मैंने बताया रैंकिंग में पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो कंपैरिजन बेस्ड आ सकता है, और कोडिंग में आएगा तो चाइनीज। ठीक है, पहले ये 4 टॉपिक, बाद में आप आगे देखेंगे। ओके, तो इन चारों को 100% कर देना है पहले तैयार, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा सिलोजिज्म है, आपने देखा हर साल आ रहा है और इसके क्वेश्चंस अच्छे इजी आएंगे। सेकंड्स में यू कैन अटेम्प्ट 20 to 30 seconds you can attempt these questions. Okay, in seconds तो आप देख सकते हो 1 मिनट में आपके 2 क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे अगर आप थोड़ा सा स्लो भी हो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट विल बी द डेफिनेट कंक्लूजन कैन ओनली बी गिवन फॉर। देखो, अगर आप सिलोजिज्म बेसिक्स नहीं देख रहे हो, डायरेक्ट इन पॉइंट्स से आप चाहते हो कि हम प्रैक्टिस करें और कुछ हमको पॉइंट्स याद रहें जिससे हम क्वेश्चंस में उनको लगा पाएं, दिमाग में हमें रहें, हमको याद करने हैं डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपका पूरा चैप्टर जिस पे डिपेंड है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके कब आएंगे, सब आप देखोगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो ना, तब ये पॉइंट्स निकल के आते हैं वहां पे। तो हमने ये पॉइंट्स आपको डायरेक्टली समराइज किया हुआ है, यू कैन मेमोराइज ऑल द पॉइंट्स हियर। ओके, सो फर्स्ट इज डेफिनेट कंक्लूजन। आप कब देते हो डेफिनेट, मतलब किसी भी कंक्लूजन को आप कहोगे डेफिनेटली ट्रू, मीनिंग अगर मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ 100% ट्रू और 100% फॉल्स। जब आप किसी को बोलते हो, ये आपका क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन हो गया किसी के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में। अब अगर आप कह रहे हो हम 100% श्योर नहीं हैं, वी आर नॉट 100% श्योर, इसका मतलब ये इनडेफिनेटली बोल रहे हो आप। कोई भी अगर कंक्लूजन आपको लग रहा है कि हम वहां पे 100% श्योर नहीं है, तो आप तब भी उसको क्या करोगे, वहां पे फिर रॉन्ग कर दोगे। फॉल्स को तो रॉन्ग करोगे ही, ट्रू को आप राइट करोगे, एंड 100% जब आप श्योर नहीं हो तब आप रॉन्ग करोगे। बट आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि आप क्यों रॉन्ग कर रहे हो क्वेश्चन को। ओके, सो द कॉमन पार्ट बिटवीन द एलिमेंट। कॉमन पार्ट का मतलब है ये रिलेशन आपको किसी एलिमेंट के बीच में गिवन है, कि उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है। कुछ कॉमन होने का मतलब है कोई ना कोई रिलेशन है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तब जाके उनके बीच में कोई डेफिनेट कंक्लूजन दे सकते हैं एक उस कॉमन पार्ट के हिसाब से। ठीक है, द रिलेशन विच इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट बिटवीन द एलिमेंट। अब एक कॉमन पार्ट तो हो गया, और कोई और तरीके का जो रिलेशन है जो डिस्क्राइब किया गया है स्टेटमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग कोई कंक्लूजन गिवन है, और वो कंक्लूजन डेफिनेटली पूछ रहा है आपसे कि बताओ 100% ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो तभी आप उसको डेफिनेट कंक्लूजन दे सकते हो अगर वो रिलेशन स्टेटमेंट नहीं बोला गया है, स्टेटमेंट से बाहर नहीं है वो। राइट, सो कॉमन पार्ट के बारे में आप डेफिनेट दे सकते हो, और एक रिलेशन जो डिस्क्राइब किया गया है स्टेटमेंट में, हम अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन। अब किसी एलिमेंट के बीच में, मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, उन दोनों के बीच के कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो कभी भी आप वहां पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं देने वाले हो, मतलब आप 100% श्योर नहीं होगे वहां पे, तो ट्रू की तो बात ही नहीं बनती है जब तक आप 100% श्योर नहीं हो, तो वहां पे भी आप कंक्लूजन को रॉन्ग करते हो। ठीक है, अब आता है बात कि अगर वहां पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो बार बार रॉन्ग करेंगे। अगर वो कह रहा है पॉसिबिलिटी है इस चीज की, एक वर्ड लिखा आएगा पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो आपको खुद ही एक चांस दे रहा है कि आप इसको पॉसिबिलिटी मान लीजिए, तो तब वहां पे आप पॉसिबल कंक्लूजन दे सकते हो। मीनिंग कि अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किसी भी एलिमेंट के बीच में, सो वी डोंट नो एनीथिंग, हमको कुछ नहीं पता उनके बीच बारे में। तो जिसके बारे में हमें नहीं पता होगा सिलॉक्स में, हम क्या करेंगे, उसके बारे में कभी भी 100% श्योर कुछ भी आंसर नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आपने पॉसिबिलिटी दी है तब जाके हम उसको ट्रू कर पाएंगे, वरना नहीं दी है, मतलब सिंपल कंक्लूजन है, तो आप क्या कहोगे, तब हम जाके रॉन्ग करेंगे।
ओके। अब पॉसिबिलिटी भी हर जगह नहीं लगती है, मतलब मान लीजिए अगर अब कंक्लूजन इज ट्रू ऑलरेडी, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेफिनेट रिलेशन इज देयर, मतलब डेफिनेट ट्रू डेफिनेट फॉल्स, ये क्या है, डेफिनेट रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट, ओके, ये डेफिनेटली हो चुका है पहले। तो अगर कोई चीज ऑलरेडी ट्रू है, राइट, कोई रिलेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, चाहे नो हो चाहे यस हो, ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, उसमें आप पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, वो कभी पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं करेगी आपको विच इज रॉन्ग एंड विच इज रॉन्ग अगेन। अभी हमने क्या कहा था यहाँ पे, देखो डायरेक्ट रिलेशन के बारे में आप पॉसिबिलिटी ट्रू करते हो, और एक और चीज कही है यहाँ पे, एक और है बात कि आपका जो ब्लैंक पार्ट होता है, इसके बारे में हमने ये भी डिस्कस किया, एक ब्लैंक पार्ट होगा किसी एलिमेंट के अंदर जो कॉमन पार्ट के बाद होगा, कुछ आपके पास ब्लैंक पार्ट भी होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस ब्लैंक पार्ट के बारे में आप कभी कुछ नहीं बोल सकते। हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें ब्लैंक पार्ट कौन सा है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, कोई भी ब्लैंक पार्ट जो भी आपको दिखेगा वहां पे भी आप 100% श्योर नहीं हो। बस कब आप राइट कर पाओगे उस चीज को, जब आपके पास कोई कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा होगा, मतलब सिर्फ पॉसिबल कंक्लूजन गिवन होंगे, ट्रू हो पाएंगे। सेम इस सेंस में भी, तो हमको दोनों ही भाषा में क्या था, ब्लैंक पार्ट के बारे में पता नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो पता नहीं है, तब जाके हम पॉसिबिलिटी ट्रू बना देते हैं। यही आपको इसमें कहा गया है, ये एक समरी है इसी की, राइट। आई होप यू गॉट दिस, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं आप पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट ऑफ, अब किसी एलिमेंट के बीच में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है ऑल ए आर बी, कोई स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। सो इफ ऑल इज ट्रू, मतलब किसी एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उन दोनों ही एलिमेंट के बीच में सम का रिलेशन भी पक्का होने वाला है, राइट, एज दिस। ये स्टेटमेंट हो गई, और अगर कोई कंक्लूजन ऐसा है तो हम बिल्कुल इसको निकाल सकते हैं, मतलब यहां से, मतलब दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दिस कि ऑल ए आर बी, तो सम ए आर बी हमेशा वहां पे रहेगा, वहां पे रिलेशन बन पाएगा, वहां पे ट्रू होगा ऑलरेडी, और ये भी आपका ट्रू होगा दोनों ही तरफ से, अगर ऑल का रिलेशन है किसी के बीच में। सेम गोज फॉर एंड नो ऑल्सो, नो, अगर ए और बी के बीच में नो का रिलेशन, देखो रिलेशन होना चाहिए, चाहे ऑल का हो, नो का हो, सम नॉट का हो और सम का हो, 4 रिलेशन है आपके पास। तो इनमें से अगर कोई नो वाला रिलेशन है तो सम नॉट ट्रू होगा हमेशा, और दोनों के बीच में जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया है, मान लीजिए ऑल वाला जो है वो बड़ा भाई हो गया, सम वाला है जो छोटा भाई हो गया, तो इसका सबसेट मान लीजिए वो ट्रू है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। मीनिंग अगर मेरे पास ए और बी में सम का रिलेशन है, ठीक है, ए और बी में सम का रिलेशन है, तो वहां से हम ये इंप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये हम 100% श्योर नहीं बोल पाएंगे कि आपका जो ऑल होगा वो भी ट्रू होगा। हम अभी क्या बोल रहे हैं, 100% नहीं बोल पाएंगे। देखो भाई, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, पर अगर सम ट्रू है तो ऑल का हमें जरूरी नहीं हो कि पता हो, जरूरी नहीं हो कि वो ट्रू हो, जरूरी नहीं हो कि वो फॉल्स हो, मतलब हम 100% श्योर नहीं है। तो ये इसका सिर्फ यही सीक्वेंस नहीं होगा, उल्टा आपका नहीं होगा। सेम नो के लिए भी सेम चीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो इसको अपने नोट डाउन करना है, उसको याद रखना है क्वेश्चन करते टाइम, बहुत यूजफुल रहेगा। सो नेक्स्ट इज ओनली ए इज बी। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, कई लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूज भी होते हैं। सिंपल मीनिंग है, अगर ओनली ए इज बी लिखा है सो बी विल बी इनसाइड ऑफ ए, मतलब बी तो ए के अंदर घुस जाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि बी का अब किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा, किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब कोई भी उसका पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन पाएगा किसी भी और एलिमेंट के साथ, ठीक है। मतलब अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम आप बनाओगे बी इनसाइड ए। अब इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप एक क्रॉस मार्क लगा लीजिए इसमें। अब बी का किसी और कोई भी, मान लीजिए कोई एलिमेंट है डी, उससे तो बिल्कुल ही रिलेशन नहीं है, मतलब आप ये पहले से पता है आपको। देखो जो चीज स्टेटमेंट में कही गई है वो ये 2 पॉइंट है, एंड इसके बारे में आप 100% श्योर होंगे। ओके, नेक्स्ट इज ओनली अ फ्यू ए आर बी। नाउ ओनली अ फ्यू ए आर बी में आपका देखिए इट इज अ मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट, मतलब ए
ओनली ऑफ फ्यू ए आर बी जहां पे भी आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो एक मिक्सचर है सम का सम नॉट का। वैसे हम पढ़ते हैं सम अलग है सम नॉट अलग है, पर ये अब दोनों का जुड़ाव है। अब इससे आप समझ सकते हो ये दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सो अब आपको क्या पता होगा इसमें कि यहाँ पे सम पार्ट ऑफ ए विल बी कॉमन टू बी, बट ऑल्सो वी नो कि सम पार्ट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अब हम इसको अगर वेन डायग्राम से समझें अच्छे से तो आप इसको देखो, सम ए आर बी, एक तो हमने ये बोला है ना, और एक आप क्या बोल दोगे कि कुछ पार्ट बी ए का है वो बी नहीं है। ओके, just notice this that I have drawn this dot only in A, B में नहीं बनाया है। It means B का कोई भी नो वाला रिलेशन नहीं, B का कोई भी सम नॉट वाला नहीं दिख रहा है। B आपका सिर्फ ये कॉमन पार्ट है इन दोनों के बीच में, ऐसा बोल रहा है। पर A का एक ऐसा मेंबर होगा जो B से रिलेट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ ट्रू कंक्लूजन्स की बात करें, जो हमेशा आप क्या सीखोगे यहाँ से, इस पॉइंट से आप क्या क्या सीख सकते हो, एक आप वहाँ पे क्या क्या आपके कंक्लूजन्स ट्रू होंगे। मान लीजिए कई बार ऑप्शंस में आपको गिवन होगा, कंक्लूजन्स में गिवन होगा, तो क्या क्या आप रिलेशन वहाँ से दिमाग में रख सकते हो। यहाँ से आप क्या क्या सीखे, एक आपका हमेशा ट्रू होगा कि सम ए आर बी, यही तो हमने बोला, राइट, सम ए आर बी, ओके, sum b r a, okay, and next will be sum a r not b, as you can see कि कुछ a के मेंबर ऐसे हैं जो b नहीं है। ऑल्सो अगर एक और पॉइंट यहां से बोले कि all a can, I hope this is visible, all a can never be b। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीखना। क्यों नहीं हो सकते सारे के सारे ए बी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ पार्ट ए का ऐसा है, कोई मेंबर ए का ऐसा है जो डिफेक्टिव है बी के लिए, जो जिसका बी से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो सारे के सारे आप कैसे कह सकते हो बी से कहोगे, ठीक है ना। बट देखो हमने बी में वो चीज नहीं बनाई है तो बी के लिए ये चीज होल्ड नहीं करती है। क्लियर, चलिए सो नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अब अभी हमने देखा सारे पॉइंट्स। अब देखो यूज कैसे करना है, आपने क्वेश्चन देखना है, देयर आर 4 स्टेटमेंट है एंड 3 कंक्लूजन्स। आपने इसका ड्रॉ करना है वेन डायग्राम। सम क्रिकेट इज टेनिस, सो सम क्रिकेट इज टेनिस, फ्यू टेनिस इज गेम, फ्यू टेनिस इज गेम। तो हमारा क्या है, फ्यू वाला जो होता है सम की तरह ट्रीट करते हैं इस वर्ड को भी। नो गेम इज बैडमिंटन, कोई भी गेम जो है बैडमिंटन नहीं है। और सम बैडमिंटन इज फुटबॉल, कि कुछ बैडमिंटन जो है फुटबॉल है। दिस विल बी योर वेन डायग्राम, ओके। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, सम बैडमिंटन इज नॉट फुटबॉल, कह रहा है कि कुछ बैडमिंटन फुटबॉल नहीं है। अब देखो बैडमिंटन फुटबॉल के बीच में आपको ये गिवन है, आपको बस ये पता है कि कॉमन है कोई पार्ट, ऐसा कुछ कहा उसने कि कोई पार्ट कॉमन नहीं है। आपको स्टेटमेंट ने कहा है ये, और इस पार्ट के बारे में आप 100% आपको पता है। बाकी पार्ट जो देखो ये ब्लैंक पार्ट के बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है जो पार्ट एफ और बी का कवर नहीं हो रहा है वो रिलेट नहीं कर रहा होगा, पर क्या आपको पता है वो नहीं। हमने क्या कहा था, ब्लैंक पार्ट के बारे में वी आर नॉट श्योर, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, हमें नहीं पता। तो हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं आखिरी में। यहीं से एक और पॉइंट सीखना इंपॉर्टेंट है कि ये तो हमने पूरा डिस्कशन कर दिया, पूरी आपकी रीजन दे दिया कि ये क्यों होता है। और यहीं से अगर आप एक टिप लें तो ये होगा कि अगर हमेशा कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है किसी एलिमेंट के बीच में, राइट, किसी भी एक दोनों एलिमेंट के बीच में, देखो यहाँ पे बी और एफ की बात हो रही है, अभी सिर्फ सबकी बात नहीं हो रही, सारे स्टेटमेंट्स की। अगर कोई एक स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो हमेशा ध्यान रखिए उन दोनों के ही बारे में हो रही है। अगर मान लीजिए ए और बी की बात है तो ए और बी के बीच में ही कभी भी नेगेटिव रिलेशन नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव ही बनना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव ही ट्रू होगा, मतलब नेगेटिव ट्रू नहीं होगा। हो सकता हो पर हमें नहीं पता तो हम वहां पे रॉन्ग करते हैं। तो इसलिए हमेशा जो डेफिनेट ट्रू होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ट्रू होता है, नेगेटिव का नेगेटिव ट्रू होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल क्रिकेट कैन बी टेनिस।
अब कह रहा है कि सारे के सारे क्रिकेट जो है वो कैन बी टेनिस है, तो ये तो पहले आपका पॉसिबल है। हमें देखो सिर्फ इस पार्ट के बारे में पता है, अगेन हमें क्या पता है, सिर्फ इस पार्ट के बारे में पता है। क्या हम बाकी पार्ट के बारे में जानते हैं ऑल होने के लिए? उसके लिए हमें सारा से ही कवर करना पड़ेगा ना, सारा का सारा जो क्रिकेट है वो टेनिस में घुसना चाहिए, टेनिस के अंदर जाना चाहिए। उसके लिए आपको ब्लैंक पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए था। अगेन हमने क्या कहा, ब्लैंक पार्ट के बारे में नो श्योरिटी। अब आप 100% श्योर नहीं थे इसमें, हमने क्या कहा था, इफ वी कांट से एनीथिंग, इफ वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, एक पॉइंट है आपका, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी ऐड हो रखी है सो इट विल बी ट्रू ऑलरेडी। ओके, सो पॉसिबिलिटी कैन मीन्स भी पॉसिबिलिटी वर्ड आप कहोगे वहां पे, सो दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट देखिए, नो फुटबॉल इज टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी। देखो किस किस के बीच में बात हो रही है, फुटबॉल और टेनिस के बीच में बात हो रही है। अब आप देखो उसका डायग्राम कहाँ है, इसका डायग्राम कहाँ है ना। अब आप देखेंगे इसका और इसका आपस में कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट रिलेशन देखिए, इसका तो सी जी से है, गेम से है, इसका फिर गेम, इसका आपका बैडमिंटन से है, पर आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कनेक्शन रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब हमने क्या कहा, भाई हमें नहीं पता। अगेन जिस बारे में हमें नहीं पता उसमें हम श्योर नहीं होते हैं, पर आपको कहा है पॉसिबिलिटी मान लो भाई, तो हमने कहा हो जाएगा अगर पॉसिबिलिटी है तो, सो इट विल ऑल्सो बी ट्रू। करेक्ट, सो आपका ऑप्शन 1 ट्रू हो गया कि दोनों ही लास्ट के कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड ट्रू हो गए। राइट, तो हमने देखा कैसे हमने सारे के सारे पॉइंट्स यूज करे इस वाले क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप अच्छे से उन पॉइंट्स को देख पाओ, हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ओनली अ फ्यू का एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगो, सो इफ ओनली अ फ्यू एप्पल्स, सो हम डायग्राम कैसे बना रहे हैं, एप्पल्स आर मैंगो। आप दो तरीके से डायग्राम बना सकते हो, अभी हमने जो सीखा एक वो वाला और एक एरो वाला भी, ठीक है। तो अभी हम जो हमने सीखा है वही देख लेते हैं जिससे हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। सो सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स। सो नाउ इफ ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स तो आपका डायग्राम इस तरह बनेगा। Only a few grapes are oranges, sorry, only a few grapes are oranges. So यहाँ पे आपका अगेन ऐसा है कि कोई आपके ऑरेंज नहीं है। देखो ये जो सर्कुलर डॉट है ग्रेप्स में, वो भी आपके मैंगो को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर डॉट का मैंगो से कोई रिलेशन नहीं है। सर्कुलर डॉट जो ऐसा है वो ग्रेप में कहीं भी हो सकता है, मैंगो कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो, ये भी ध्यान रखो, है ना। तो इनको अलग अलग दिखाना है। नो बनाना, अच्छा आपका लास्ट क्या है, नो ऑरेंजेस बनाना, आपके पास ऑरेंज का कोई भी रिलेशन बनाना से नहीं है। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन देखो, सम मैंगोज आर बनाना, कह रहा है कि कुछ मैंगो जो है बनाना है। मैंगो ये रहा, बनाना ये रहा, कोई डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का? नहीं। वेन डायग्राम टच कर रहे हैं? नहीं। देखो साफ साफ अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, वेन डायग्राम भी टच नहीं कर रहे हैं, रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दिख रही है। इट मीन्स हम नहीं पता कर सकते क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब आपने हमको पॉसिबिलिटी भी नहीं दे दी भाई इसमें, इसका मतलब ये डेफिनेटली पूछ रहा है, डेफिनेट कंक्लूजन है ये, विच इज रॉन्ग। हम नहीं दे सकते कोई डेफिनेट आंसर भाई। ऑल एप्पल कैन नेवर बी ऑरेंज, कह रहा है कि कोई सारे के सारे एप्पल हमेशा ऑरेंज नहीं हो सकते। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना ओनली अ फ्यू में, कि कोई भी ए बी नहीं हो पाएगा जिसमें ये डॉट बना होगा। तो हम यही तो बात कही है उन्होंने कि सारे के सारे एप्पल जो है महंगे नहीं हो पाएंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इस कैन का मतलब जरूरी नहीं है पॉसिबिलिटी, देखो कैन नेवर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये श्योरली बोल रहे हैं, ये खुद श्योर है कि ये नहीं होगा। ओके, नो बनाना इज ग्रेप, कोई भी बनाना ग्रेप नहीं है, बनाना और ग्रेप का, नो बनाना इज ग्रेप। ओके, बनाना का नो का रिलेशन टोटली आपका ऑरेंज से है, बट बनाना का पूरा नो का रिलेशन आपका ग्रेप से नहीं है। राइट, तो यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं श्योर बोलो, हम नहीं है भाई श्योर, तो मतलब गलत है ना। हम 100% श्योर नहीं भी होते तो भी आपका कंक्लूजन रॉन्ग होता है वहां पे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, ऑल द एप्पल्स कैन नेवर बी ऑरेंज, नो बनाना इज ग्रेप्स, कोई भी बनाना जो है वो ग्रेप्स नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली सेकंड आपका ट्रू है। ओके, सो यहाँ पे ये सेकंड होगा। ओके, थर्ड नहीं है वहां पे, वो सेकंड है। तो नो बनाना इज ग्रेप्स आपका रॉन्ग होगा। पर अगर बोलते कि सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज बनाना, एक आपको कंक्लूजन अगर हम यहाँ पे दें कि सम
ग्रेप्स आर, ठीक है, नॉट बनाना, एंड दिस इज अ डेफिनेट कंक्लूजन हियर, है ना, क्योंकि डेफिनेटली पूछ रहा है। अब देखिए ये ट्रू हो पाएगा। जैसे हमने कहा कि बनाना और ग्रेप का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा है, तो हमने ये चीज रॉन्ग करी। अब आप इन दोनों में एक चीज फर्क देखिए, आपका सम और सम आर नॉट का रिलेशन है, सम नॉट का रिलेशन है, नो का पूरा नहीं है। और ऊपर से एक और चीज है कि बनाना वहां पे पहला एलिमेंट था, यहाँ पे पहला एलिमेंट ग्रेप्स है हमारे पास, करेक्ट, यहाँ पे पहला एलिमेंट आपका ग्रेप्स है। तो अब आप देखिए एक चीज को, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं। इसका देखो सारा का सारा जो ऑरेंज है बनाना से रिलेट नहीं कर रहा है, ये हमें पता है, सारा का सारा ऑरेंज। तो आपके ये वाला जो पार्ट है, ये कॉमन पार्ट, ये भी तो इससे रिलेट नहीं करेगा भाई। ऑरेंज पूरा का पूरा रिलेट नहीं कर रहा है बनाना से, बट ये कॉमन पार्ट जो है वो भी तो बनाना से रिलेट नहीं करेगा ना। तो बस मिल गया जो हमारे पास ऐसे ग्रेप्स जो बनाना से रिलेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ग्रेप का भी तो पार्ट ही है ना। तो मिल गए आपको ऐसे ग्रेप्स जो बनाना से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इट मींस यहां पे ये कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाता अगर ऐसे करके लिखा होता तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी यहाँ पे। अब स्टेटमेंट आपको गिवन है, कंक्लूजन गिवन है। अब ये क्या है, इनइक्वालिटी है। हमने सिलोजिज्म पॉइंट्स डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब देखो इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आएगा दो तरीके से। बेसिक क्वेश्चन आएगा जो यहाँ पे गिवन है, एक क्वेश्चन आता है कंडीशनल इनइक्वालिटी और फिलअप, दोनों को कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक है। आजकल ये टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो अब आपने क्या करना है, आपके पास स्टेटमेंट दिख रही कंप्लीट, दोबारा लिखना नहीं है अपने नोटबुक में, इसको यहीं पे सॉल्व कर देना है अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे पेन नहीं चलाना है, पर वहीं पे आपने इमेजिन करके देख लेना है। तो प्रैक्टिस थोड़ा बहुत इसकी कर लीजिए कि 5-10 सेकंड लगे आपको, 15 सेकंड लगे हैं बस, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, मुझे क्या करना है, i से i ग्रेटर देन इक्वल टू z बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां से गेट आपका ओपन होगा वहीं से ट्रेवल करेंगे। तो अब हम यहाँ ट्रेवल करना सीखने वाले हैं। तो गेट ओपन होगा ट्रेवल कर पाएंगे, गेट बंद होगा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे इसका मीनिंग है, मतलब देखिए ट्रेवल नहीं कर पाओगे मीनिंग है नो रिलेशन, उन दोनों एलिमेंट के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने अभी देखो सिलोजिज्म की तरह ही डिस्कस किया था कि जहां पे कोई रिलेशन नहीं होगा वहां पे कभी भी आप कुछ भी सही नहीं करते हो, है ना। तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, ट्रेवल ही नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट आई से जे चेक करो, हमेशा जिस साइड से आपका साइन ओपन होगा वहीं से आपने चेक करना है। तो आई देखिए कहाँ पे है आपका, आई ये रहा, जेड आपका वहीं पे है, यहीं पे, ठीक है। तो अब देखिए आई से आगे ट्रेवल कर पा रहे हो, तो आपने देखा आई से जाते ही मेरे पास ये बंद हो गया गेट, भाई हम आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे, आगे मत जाओ और इसको रॉन्ग कर दो, मतलब उन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो जो आपने दिया वो रॉन्ग होगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, J इज ग्रेटर देन O, ग्रेटर देन इक्वल O। अब J को ढूंढो कहाँ है, ये रहा, और O आपका ये रहा। तो देखो J और O के बीच का कोई कॉमन रिलेशन दिखा रहा है, कोई एलिमेंट इन दोनों के बीच में कॉमन है। सो यहाँ देखिए इस वाले में भी J है आपके पास, है ना, ठीक है। अब नाउ आई रब दिस थिंग्स हियर, ठीक है। तो अब आपका क्या है, J से आपको W जाना है, फिर W कनेक्ट करेगा यहाँ O को। अब आप देखोगे W और O तो बराबर ही है, तो W मानो O मानो बात एक ही है, तो इसमें आपने मान लिया O ही लिखा होगा यहाँ पे, क्योंकि वो तो इक्वल है ना, सेम थिंग है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इक्वल टू से आप इजीली ट्रेवल कर पाओगे, बात एक ही है। तो J से आप V गए, V से आप R गए, R से आप O गए, W गए, W से और जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपने देखा सिंबल आपका यही चल रहा है और इक्वल टू चल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटी के सिंबल्स में सबसे पहली प्रायोरिटी फर्स्ट पोजीशन इज फॉर दिस सिंबल, फिर सेकंड पोजीशन है आपकी ये वाला सिंबल, और थर्ड हमेशा लास्ट में बेचारा है आपका इक्वल। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आपका इनइक्वालिटी में जो भी सिंबल ग्रेटर का है, अगर इसी केस में हम दूसरे वाले सिंबल्स को लगाएं, मतलब स्मॉलर वाले को, तो इसको मिलेगी, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है, दोनों ही केस में। तो देखिए आपके पास इक्वल टू और ये आ रहे हैं, तो अब इन दोनों में किसको मिलेगी, इस वाले सिंबल को मिलेगी जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे ओनली। सो आपका क्या है, देखो Z ग्रेटर देन आपका O बन रहा है, यहाँ से हमको क्या निकल के आया, Z इज ग्रेटर देन O ही आ रहा है, विच इज गिवन, सही, बिल्कुल सेम साइन दिख रहा है, सही है।
एस इज ग्रेटर देन ओ शो करना है अब आपको, एस इज ग्रेटर देन ओ। तो देखिए एस कहाँ है इसमें, ओ कहाँ है इसमें, आपने देखा अभी हमने एक रिलेशन बनाया था जे और ओ में, राइट, याद होगा आपको, एक रिलेशन बनाया जे और ओ में। तो यहीं पे देख लो, ये एस ऐसा है, फिर ए ऐसा है, ये हमको एग्जाम में नहीं करना है ऐसा दोबारा से फॉर्म, कोशिश करो कि यहीं पे पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट कोई। तो एस से ए ट्रेवल किया इजीली जा सकते हैं, जे से ए ट्रेवल किया इजीली जा सकते हैं, ओ ट्रेवल किया इजीली यहाँ पे आप जा सकते हो। सिंबल्स देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रेटर सॉरी स्मॉलर इक्वल स्मॉलर, ये तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो स्मॉलर वाला सिंबल, फर्स्ट पोजीशन इज गिवन फॉर दिस सिंबल। तो एस और ओ के बीच में भी आपका यही सिंबल आ रहा होगा, तो यही आ रहा है तो सही करो, नहीं आ रहा है तो गलत करो, मतलब एस को बड़ा दिखाना है, सही दिख रहा है, दोनों ही ट्रू है। तो आपका सेकंड और थर्ड यहाँ पे ट्रू होंगे, राइट, ये थर्ड है, ओके, सो सेकंड एंड थर्ड विल बी ट्रू इन दिस क्वेश्चन हियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। Which of the following symbols should replace the question mark in the given expression in order to make the expression this? ये जो expression आपको यहाँ पे given होगा, ये वाला and ये वाला हमको बताना है डेफिनेटली ट्रू। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स है तो कंफर्म रिलेशन होना चाहिए। पहली बात तो रिलेशन कंफर्म होना चाहिए हमेशा। कंफर्म का मतलब है कि आपका ट्रेवलिंग स्मूथली होनी चाहिए दोनों एलिमेंट के बीच में जाते टाइम। तो आपका क्या है, देखो सबसे पहले चेक करो एल और एस के लिए, तो हमारे पास ये आपकी स्टेटमेंट है, डैश फिर एम फिर ग्रेटर इक्वल फिर ये फिर डैश और ये ऐसा। तो अब आप देखिए यहाँ पे एल और एस के का है, 1 सेकेंड, यहाँ पे एस है, ये सॉरी दिस इज एस, ठीक है, एल और एस का है, आपको चाहिए ग्रेटर इक्वल। तो देखो सिंबल्स आपके क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। एंड नेक्स्ट देखिए पी ग्रेटर देन आपको के चाहिए, तो यहाँ पे आपके 3 पॉसिबिलिटी है। दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स में देखो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्शन शुड बी सेम, जो सिंबल्स है आपके इसी डायरेक्शन में आने चाहिए, मतलब सारे की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, करेक्ट। तो देखो जो भी ऑपोजिट का है पहले तो उसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन उल्टी है पहले तो, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए ये पहले वाले ब्लैंक के लिए ये है, दूसरे वाले ब्लैंक के लिए ये है। अगर मैं दूसरे वाले ब्लैंक में कहीं पे भी ये डाल दूं तो क्या आपका एल ग्रेटर देन एस बन पाएगा, नहीं, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है वो तो इस सिंबल को मिल जाएगी और ये बन जाएगा ऐसा, तो मेरा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकेंड में आप इसको नहीं डाल सकते हो। अब आप दोनों को डाल लीजिए कहीं पे भी, किसी को भी मिक्स, तो आपके दोनों ही ब्लैंक में एक सिंबल आना चाहिए, कोई भी जो दोनों से काम चला पाए, दोनों में आ पाए। सो आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल नहीं हुए, अभी भी ये दोनों प्रेजेंट है, ये दोनों में आ सकते हैं। तो इसका मतलब या तो ये यूज कर लीजिए या तो ये यूज कर लीजिए, आइदर इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑफ पजल। अब आपका क्या है, यहाँ पे पजल का क्वेश्चन आ गया। तो अब देखिए हम पजल को फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे। ये फ्लोर बेस्ड पजल है आपकी एक, तो यहाँ पे स्टेक बेस्ड पजल है, मतलब कोई बॉक्स है या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक के ऊपर एक रखा गया है, ओके। 9 crates L2S and T are stacked on top of each other, 3 crates are between crate L, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा है, एक के ऊपर एक रखा गया है, तो मान लीजिए हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 की, ठीक है। तो ये आपके टेबल हो गई है। अगेन नाउ 3 crates are between crate L and S। अब ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट लाइन पढ़ी और कूद जाओ यहाँ पे, नहीं। अगर एक पॉइंटर ऐसा मिल रहा है, एक आपको पर्सन या फिर एक ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिससे 2-3 पॉइंट हैं मिक्स हो रखे, उसको रखो फिर पहले, राइट। तो या फिर ऐसा करो, पहले पढ़ लीजिए इसको। तो आप क्या करोगे, 3 crates are between crate L and S, तो साइड में लिख लो साथ साथ। अगर हमको ज्यादा, अगर आप ऐसे हैं कुछ कि आपको ज्यादा याद नहीं रहता तो साइड में लिख लीजिए, जिससे आपको बार बार ये पजल नहीं पढ़नी है, कोशिश ये करो। सो 3 crates between L and S,
एज मेनी क्रेट केप्ट अबव एल इज सेम एज द क्रेट केप्ट बिलो एल। अब देखो यहाँ से अब हम क्या समझे, फटाफट से यहाँ से हम क्या समझे कि जितने एल के ऊपर उतने एल के नीचे, इसका मतलब एल बीच में होगा, है ना, स्टेक के बीच में होगा। सो एल विल बी हियर, एल तो यही होगा फिर। अब एल और एस की आपके दो पोजीशन बन जाएगी, एस नीचे भी आ पाएगा ऊपर भी आ पाएगा। देखो ये सर्कल इसलिए बनाया है 3 में कि दोनों के बीच में 3 तो है पर एस और एल की पोजीशन का नहीं पता ऊपर नीचे का, तो यहीं पे रखते हैं तब तक के लिए। देखते हैं आगे। M crate M is placed adjacent to crate L। अब देखो M जो है बगल में, M जो है इसके बगल में प्लेस किया गया है, कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है M, यहाँ पे भी आ सकता है। अगेन M के लिए भी 2 पोजीशन बन गई। अब आगे पढ़ो अभी तो। crate R is placed 2 places बिलो M। अब एक इस लाइन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेट आर इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो M। यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और यहीं पे फंस जाते हैं हम लोग। तो आपका क्या है, M R जो है नीचे है, पहली बात तो ये आपको पता चल गया। R जो यहाँ पे भी होगा वो M से नीचे होगा, और कितना नीचे है, 2 प्लेस बिलो। तो 2 प्लेस बिलो का मतलब होता है 1 और दूसरे पे आपका आर होता है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 लोग नहीं, मतलब 2 बॉक्सेस नहीं, आपके सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा और आर नीचे है। क्लियर, 2 नहीं 1 होगा। ये इस तरह से आपको रखना है। अब क्लियर। अभी भी अगर M की 2 पोजीशन है तो R की भी 2 पोजीशन होगी, तो इसको साइड में ही रख लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, एंड इज नॉट इमीडिएट अबव क्रेट S। मतलब ये एंड यूज किया है आपका R के लिए, और R देखो यहाँ पे किसके बगल में नहीं है, S के बगल में नहीं है। मैंने एक सिंबल बनाया स्लैश का, और S के बगल में वो नहीं है। क्रेट Q इज प्लेस्ड बिलो, इमीडिएट बिलो क्रेट R। जो Q होगा वो इमीडिएट R से नीचे है। क्रेट Q जो है वो R के इमीडिएट नीचे है, यहां से हमें कुछ पता चला। बट नॉट एट बॉटम ऑफ स्टेक, मतलब Q मेरे पास यहां नहीं आएगा, ये आपने लिख लिया। आगे देखिए, ओनली 1 क्रेट इज प्लेस्ड अबव T। यहां पे से हमें एक चीज पता चल गई, जो T है कहां पे है, ओनली 1 क्रेट इज प्लेस्ड अबव T विल बी हेयर। O is placed above crate P and placed below crate N। N is not placed adjacent to M, मतलब N और M भी अगल बगल नहीं है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, O जो है प्लेस above P एंड बिलो N, का मतलब है N ऊपर O नीचे फिर P इधर। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर नीचे है, नहीं, इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे तो है, पर हमें ऐसा आपको इन सब तीनों के बीच में कितने आपके पास क्रेट्स है वो आपको नहीं पता होगा। ओके, तो अब इनको यूज करिए, पॉइंट्स को यूज करेंगे हम। तो हमने क्या, सबसे पहले हम कहाँ पे थे, M और S की वजह से हम रुके हुए थे। तो अब आप देखिए, हमेशा कोशिश करिए 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा केस बन जाएंगे, वहां पे हम केस ही बनाते रह जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब 2 ही केस बन सकते हैं हमारे। तो पहले M के लिए चेक कर लेते हैं। देखो, अगर आपका M नीचे होगा किसी भी केस में, अगर मान लीजिए मैंने एक बार M यहां माना, ठीक है, लेट्स चेंज द पेन फर्स्ट, ठीक है, इसको चेंज करके एक बार ट्राई करते हैं। आप M यहां मान लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, R फिर नीचे आएगा, इसी सीक्वेंस में आएगा ना, डॉट और R, है ना। तो आपने R यहां किया, R के नीचे Q आएगा फिर तो, पर Q को मना किया है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, यहां नहीं आ सकता, तो M यहां पे तो नहीं आएगा। ये तो क्लियर हो गया, M नीचे तो नहीं आ रहा है। अब M की मेरे पास एक कंप्लीट प्लेस पता चल गई कि मेरे पास M कहाँ होना चाहिए, आपके पास यहां होना चाहिए। क्लियर, R आ गया, Q आ गया, बहुत आसानी से। अब देखो, L के ऊपर ऐसा आ सकता है, नीचे ऐसा आ सकता है, तो दोनों में बना लीजिए एक बार यहां बना लीजिए। बाकी जितना केस हमने किया हुआ था उसको हमने लिखा, T ऑलरेडी यहाँ है, तो 1 2 3 एक बार S नीचे आ गया। फटाफट से 2 केस बना लीजिए, ज्यादा टाइम ही नहीं लगा हमको। अब देखिए बाकी सब रखिए, हमने सब यूज कर लिया, ये यूज किया, ठीक है, और आपने ये यूज कर लिया। हाँ, तो S और R तो वैसे भी साथ में नहीं आ रहे हैं कहीं पे भी, R और Q कर लिया। M और N जो है वो अगल बगल नहीं बैठेंगे। अब देखिए यहाँ पे N और M जो है अगल बगल नहीं होंगे। सो अगर मेरे को ऐसा बनाना है कि N फिर O फिर P रखना है, तो इस केस में अगर हम N के लिए यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो O और P से ऊपर बनेगा। तो N तो है M के बगल में नहीं,
तो ये हो गया कैंसिल, मतलब ये केस तो यहीं पे ग्राउंड हो गया। देखो हमने ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी दूसरे केस में। तो अब आप n को यहां रखोगे, o को यहां रखोगे, p को आप यहां रख लोगे। अब दिस इज द फाइनल केस, राइट। तो इस तरह से हमको यूज करनी है कंडीशंस को। इस तरह से सिर्फ 2 ही केस का ध्यान रखिएगा, 3-3 4-4 5-5 केस नहीं बनेंगे, वहां नहीं बनने चाहिए। कुछ आपको एक साथ 2 से 3 कंडीशंस एक साथ यूज करनी आनी चाहिए वहां पे। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। 8 person J, I, J, K, L, M, N, O and P are sitting around a circular table. 2 of them are facing outward and rest are facing inside the table. तो आपके 2 जो हैं लोग आगे बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और जो 2 बाकी के सारे हैं, कितने परसेंट, 6% होंगे, वो आउट इनसाइड देख रहे होंगे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, K sits second to the right of J and I is facing outward. I का पोजीशन पता चल गया, I को रख लेंगे अब हमें। अब और भी देखो, J के अलावा, I के अलावा I से आपका J का हो रहा है और K का भी हो रहा है, तो 2 अब आपके पास पर्सन्स बैठ पा रहे हैं। N sits on the immediate right of I, अगेन I से ये भी बैठ पा रहा है, तो यहाँ से I से ही शुरू कर लेते हैं। चीज ये ध्यान रखना है कि I को कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ I की एक बार डायरेक्शन ही दे दी और उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं है और हम उसको लगा के बैठ गए, नहीं। ये भी ध्यान दो, एक पॉइंट से कितने पर्सन्स आपके बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा, पहले एक बार रीड कर लो आधे तक, कुछ पॉइंट्स देखा हमने। अब हम अपना एक बार सर्कल बना देंगे। 8 पर्सन्स बैठे हैं, स्ट्रक्चर बनाया फटाफट से। I इज आउटवर्ड, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी पर्सन आउटवर्ड बैठा होता है वो ऊपर की तरफ बिठा हुआ है ऐसे करके यहाँ पे, तो वो आउटवर्ड देखेगा, तो आपको पोजीशंस इजीली आप बिठा पाओगे उनको। नेक्स्ट इज K sits second to right of J and I is facing outward। कह रहा है जो K है वो J के इमीडिएट राइट पे, सेकंड टू राइट पे बैठा हुआ है, इस तरह से सेकंड टू राइट पे। N sits on the immediate right of I, तो N जो है immediate right of I है, and sits 4 to the left of J। अब N आपने ऑलरेडी बिठा लिया है ना, तो आप क्या करो, N जो है sits 4 to left of J, मतलब जहां पे भी J बैठा होगा उसके 4th लेफ्ट है। अब देखो J की आपको क्या है, डायरेक्शन नहीं पता, तो कैसे आप N को बिठाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी 8 पर्सन्स होते हैं, 8 पर्सन्स हैं आपके पास, और कोई पर्सन्स 4th लेफ्ट या 4th राइट बैठा है, 4th लेफ्ट या 4th राइट बैठा है, किसी के भी 4th लेफ्ट और 4th राइट बैठा है किसी के भी, तो वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। वो दोनों क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। डायरेक्शन का पता नहीं लगाना, ऑपोजिट बिठा दो, तब देख लेना डायरेक्शन, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए 8 पर्सन्स होंगे, ऑपोजिट 4th लेफ्ट 4th राइट आपका ऑपोजिट होता है। और आपका अगर 6 पर्सन्स होते हैं, कहीं पर भी 6 पर्सन्स होते हैं, तो आपका 3rd लेफ्ट या 3rd राइट आपका क्या होता है, यहाँ पे 3rd लेफ्ट या 3rd राइट आपका वो होता है ऑपोजिट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ऑपोजिट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी इस टाइप से आपको ये कर सकते हो आप। तो N का बिल्कुल ऑपोजिट मतलब J मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके, J आपका यहाँ पे आ जाएगा। J, अब देखो J यहाँ आ गया तो K कैन बी हेयर, क्योंकि J की तो डायरेक्शन नहीं पता ना, तो K कैन बी हेयर। नेक्स्ट देख लीजिए, P हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ I। अगेन P जो है सेकंड लेफ्ट के है I के, और वो इमीडिएट नेबर है J का। यहाँ पे बनाएंगे हम P को, बन गया इमीडिएट नेबर, है ना। अब आप क्या कहा है कि O जो है 3rd लेफ्ट ऑफ M है, और L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J एंड K। अब देखो कोई पर्सन L अगर इमीडिएट नेबर होगा K का और J का भी, तो वो उन दोनों के बीच में बैठना चाहिए ना, एग्जैक्टली। और उन तीनों को आपको पूरे सेम सीक्वेंस में रखना पड़ेगा लगातार। तो आपका जो क्या होगा, यहाँ पे J आ गया, देखो अब K यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। अगर मैं K यहाँ रखूंगी तो फिर मैं L कहाँ रखूंगी, क्योंकि वो तो दोनों का नेबर बन जाएगा ना, तो इसकी वजह से K नहीं आ पाएगा यहाँ, L यहाँ आएगा, K यहाँ आएगा। अब आपका, अब देखिए M और O के लिए ओनली 2 प्लेसेस आर लेफ्ट, राइट, ओनली 2 प्लेसेस आर लेफ्ट फॉर M एंड O, तो कहीं पे भी रख सकते हो अभी आप। पर आपका एक चीज है कि M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, हेयर M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, M इमीडिएट नेबर है तो M यहाँ और O यहाँ। अब हमको एक चीज कहिए कि O जो है 3rd, देखो अभी काम नहीं बना, अभी हमने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दी है, तो M जो है 3rd लेफ्ट बैठा है M के,
ओ जो है थर्ड लेफ्ट बैठा है एम के, तो आपके पास एम की डायरेक्शन बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, तभी जाके ओ जो है वो थर्ड लेफ्ट हो पाएगा, है ना। अब देखो दो आपके पास इनवर्ड आ गए, एक और यहाँ पे कंडीशन है कि जो इमीडिएट नेबर है एल के वो फेस इनसाइड है। आपकी कंडीशन वेरीफाई कर रही है, ये ठीक है, ये ठीक है, बाकी सभी आपके क्या है, इनसाइड फेसिंग पर्संस हैं। दो आपके बाहर आ गए, तीन आपके अंदर की साइड है। तो इस इन टाइप के क्वेश्चन से आपके 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको इनसे मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से यू कैन फेच 3 to 5 मार्क्स फ्रॉम दिस ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी है, वहां पे आपको लग रहा है कि आप इसमें कम टाइम लोगे, 4 मिनट लोगे, 3 मिनट लोगे, तो कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट रीजनिंग और योर प्रिपरेशन और योर एग्जाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक क्वेश्चन में एग्जाम में आपने देखा, अब आपको लग रहा है कि वो आपको आ सकता है, कर सकते हो, तो देखिए उस पे अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए हर एक टाइम कितने टाइम का होना, हर एक क्वेश्चन कितना टाइम लेना चाहिए वहां पे, राइट, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग। तो आपने क्या किया होगा, प्रैक्टिस की होगी, तभी आपको पता चलेगा। जैसे इनइक्वालिटी को आपको 1 मिनट से तो ज्यादा देना ही नहीं है, तो वहीं पे छोड़ना है उसके, इसका मतलब आप कंफ्यूज हो चुके हैं, अब नहीं आ रहा है आपको, तो उसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ो। फिर आपने क्या किया, आगे हमने कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए चारों, उनको आप पहले अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप उनमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब एग्जाम में क्या करना है, कोई ऐसा टॉपिक आया हुआ है तो उसको आपको पिक करो, उसको सबसे पहले सॉल्व करो। मान लीजिए आप इनइक्वालिटी में सही हो गए या फिर सिलॉक्स में ठीक हो गए, तो सबसे पहले उनको पिक करो, उनको करना शुरू कर दो। 1 या 2 मार्क्स आपकी झोली में एक बार गिर गए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते कि हाँ भाई इतना तो आ रहा है मेरे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब आप जब प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के क्वेश्चंस की, तो आपने क्या करना है, टाइमर लगा के करना है कि हर क्वेश्चन आप कितना टाइम में ले रहे हो। आप पहले दिन कितना टाइम ले रहे थे, आप 5वें दिन कितना टाइम ले रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे, अगेन हमने जो फर्स्ट में दिखाया था 3 to 4 टॉपिक्स ऐसे रखो जिसकी प्रैक्टिस सबसे पहले होगी, वो तैयार करके साइड कर दो पहले। ऐसा नहीं कि सबको उठा के रखना है, सारा सिलेबस एक साथ कवर नहीं करना है, वहां पे हमें कवर नहीं करना है, आपको रीजनिंग नहीं सीखनी पूरी, आपको बस क्वालिफाई करना है वो सेक्शन, नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कवर करने में मत रहिए, कुछ कुछ टॉपिक पिक करिए, कुछ कुछ कॉन्फिडेंट टॉपिक आप रहो, ऐसे रखो कि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो पाओ बाद में, ओके। सो दीज वर सम टॉप टिप्स फ्रॉम माय साइड, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी तो हमने आपके जो क्वेश्चंस देख रहे थे जब हम टॉपिक पढ़ रहे तब हमने डिस्कस किए ही हैं ऑलरेडी, है ना। चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस क्विक रिवीजन बैच। वी हैव आल्सो लॉन्च अ क्विक रिवीजन बैच जो आपका स्टार्ट हो रहा है 18th सितंबर से, ओके। 18th सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसमें अभी 200 सीट्स हैं। तो आपका क्या करोगे, आप ये क्विक रिवीजन बैच क्यों, अब आप इस टाइम में शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में आप क्या करोगे कि आप बहुत सारा पढ़ रहे हो, यहाँ से पढ़ रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, बहुत चीजें हैं आपको कवर करने के लिए, राइट। अब आप जो कवर कर रहे होते हो, जब पढ़ रहे होते हो, उसका ऐसा अगर वो रिवाइज ना करो, आप अगर किसी भी के लिए भी, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, कोई भी आपके और सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, आपके ARD हो, कुछ भी हो, अगर आप उनका रिविजन ना करो तो आप वहां पे भूल सकते हो ना कुछ चीजें। तो इसलिए कम पढ़ो, बट जितना पढ़ रहे हो उसमें 100% श्योर रहो, 100% कॉन्फिडेंट रहो। सो ये बैच आपका उसी के लिए होगा कि जहां आप लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हो, रिवाइज हम करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हर क्लास आपकी 4 आवर्स से ज्यादा ही होगी, मतलब एक क्लास आपकी होगी मोर देन 4 आवर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपकी क्लासेस कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वो आवर्स वहां पे ज्यादा हैं, इसीलिए देयर आर 70 आवर्स लाइव क्लास है वहां पे। आपको यहाँ पे 70 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, जहां पे हम लाइव डाउट सॉल्व करेंगे, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइव रिवाइज करेंगे, साथ के साथ सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको गाइडेंस मिल जाता है। आप जब आप अपने से कई स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से तैयारी करने में इस टाइम के साथ साथ बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो मतलब उनको लगता है कि हमको ऐसा कोई गाइडेंस मिल जाए जिससे हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस विल बी फॉर यू, ओके। अभी आप इसमें 200 सीट्स हैं, सो यू कैन गेट 80% ऑफ फ्रॉम दिस, यूज दिस कोड NABARD 80। तो आप इस कोड को यूज करेंगे, सो यू विल गेट 80% ऑफ राइट नाउ, ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर द रिवीजन बैच। ये स्टार्ट हो रहा है 18 से, ये ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कैसे भी करिए, ये तो बहुत ये तो है, ओके।
So let's wrap up the session here. So this was, and अगर आपको कोई और डिटेल कोर्स के बारे में, रिवीजन बैच के बारे में आपको जाननी हो, आपको कोई क्वेरी हो, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर. ओके, आपको यहाँ पे आप कॉल करोगे, सो देयर विल बी पीपल जो आपको इजीली वहाँ पे डिटेल सारी बताएंगे, अगर आपको कोई भी डिटेल वहाँ पे रिगार्डिंग नाबार्ड कोर्स चाहिए होगी तो. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.